बच्चों पिछले भाग तक हमने संबंध के बारे में सारी जानकारी हासिल की, संबंध के प्रकारों को समझा। इस भाग में हम फलन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए फलन किसे कहते हैं उसको परिभाषित करते हैं। बच्चों किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किसी नियम F के द्वारा समुच्चय B में अद्वितीय अवयव से संबंध बना ले तो ऐसा नियम F जो है वो फलन कहलाता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जरा इसे समझें कि कोई A समुच्चय है बच्चों और कोई B समुच्चय है। ये B समुच्चय हो गया आपका। इसमें कुछ अवयव हैं 1 2 3 और इसमें है 4 5 6 एंड 7, ऐसा मान लीजिए। अब यहाँ से यहाँ एक नियम F जुड़ा हुआ है। नियम मतलब कोई संबंध है। अब ये फलन क्यों होगा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए A का प्रत्येक अवयव B में संबंध बनाए, A का प्रत्येक अवयव B के अवयवों से संबंधित हो जाए। एक तो पहली बात तो ये पूरी करनी है। दूसरी बात अद्वितीय अवयव के साथ संबंध बनाए, उसको और समझते हैं कैसे होगा। मान लिए 1 4 के साथ संबंध बना रहा है, 2 5 के साथ बना रहा है और 3 भी 5 के साथ बना रहा है। तो A के प्रत्येक अवयव ने B में संबंध बनाया, पहली बात पूरी हो गई। दूसरी बात अद्वितीय अवयव के साथ बनाया या नहीं बनाया इसके बारे में देखते हैं। देखिए 1 ने 4 के साथ संबंध बनाया, क्या 1 ने किसी और के साथ संबंध बनाया? नहीं बनाया। 1 अगर 6 के साथ बना लेता तो A के संबंध की अद्वितीयता खत्म हो जाती, अद्वितीय नहीं रहता। प्रतिबिंब अद्वितीय होना चाहिए। 1 का प्रतिबिंब 4 भी हो गया और 1 का प्रतिबिंब 6 भी हो गया तो 1 का प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं रहा। यहाँ पर ये बात आने वाली है। तो 1 का प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं रहा तो हम आगे बात करें कि 2 का, देखिए 2 जो है 5 के साथ बना रहा है तो 2 का संबंध 5 के साथ बना और आगे 3 जो है वो भी 5 के साथ बना रहा है। तो ये 3 प्रकार के संबंध यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, अद्वितीयता बनी हुई है। देखिए 1 केवल और केवल 4 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब उसमें अद्वितीयता है। 1 किसी और के साथ संबंध नहीं बना रहा है, इसलिए वो अद्वितीय अवयव के साथ संबंध बना रहा है। अगर 1 किसी और के साथ बनाता तो हम ये नहीं कह पाते कि वो अद्वितीय प्रतिबिंब रख रहा है। 2 5 के साथ संबंध बना रहा है, 2 5 के अलावा किसी के साथ नहीं बना रहा है, इसका मतलब 2 भी अद्वितीय अवयव से संबंध बना रहा है। 3 केवल 5 के साथ बना रहा है, यानी कि 3 भी एक अद्वितीय अवयव के साथ संबंध बना रहा है। अच्छा, अब प्रतिबिंबों की बात करते हैं। ये x बोले जाते हैं जनरली, ये y बोले जाते हैं बच्चों। इधर प्रांत के अवयव x और सह प्रांत के अवयव y बोले जाते हैं। अब आप बताइए कि 1 का प्रतिबिंब 4, 2 का प्रतिबिंब 5 और 3 का प्रतिबिंब 5 ऐसे पढ़े जाते हैं। अब 4 का पीछे पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा, यानी कि y का पूर्व प्रतिबिंब x के रूप में विद्यमान होगा। तो 4 का पूर्व प्रतिबिंब कौन है? 1। 5 का पूर्व प्रतिबिंब 2 और 5 का पूर्व प्रतिबिंब 3। बच्चों 5 के पूर्व प्रतिबिंब 2 है तो पूर्व प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, लेकिन हर अवयव का प्रतिबिंब अद्वितीय है। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं कि प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंबों में अद्वितीयता होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि सह प्रांत के पूर्व प्रतिबिंबों में अद्वितीयता हो। यहाँ पर यह बात आपके सामने आ जाती है। तो फलन को फिर से मैं परिभाषित करता हूँ, आप समझ गए होंगे क्या कह रहा है कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव मतलब 1 भी 2 भी 3 भी, जितने भी A में हो सारे के सारे संबंधित होने चाहिए। प्रत्येक अवयव का मतलब ये हुआ किसी नियम F के द्वारा, तो ये F नियम हो गया। समुच्चय B में के अद्वितीय अवयव से, तो अद्वितीयता के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रतिबिंबों की अद्वितीयता होनी चाहिए, यानी कि प्रांत का प्रत्येक अवयव अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। एक ही अवयव 2 अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। जैसे 1 है, 1 4 के साथ भी हो गया, 6 के भी साथ हो गया, तो ये फिर फलन नहीं होगा। यहाँ अद्वितीयता भंग हो गई। किसकी अद्वितीयता भंग हुई? प्रतिबिंबों की। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो फलन की डेफिनेशन है, आप इसे समझ लें, मैंने काफ़ी आपको समझा दिया है। आगे बात करते हैं कि फलन का प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। A से B में एक फलन परिभाषित किया है।
फलन का जो नियम है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये नियम बोला जाता है, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर नियम पढ़ा जाएगा। जहाँ ए में कुछ अवयव हैं -2, -1, 0, 1 और 2, और बी में कुछ अलग अवयव हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया ए और बी। देखो बच्चों, जब फलन ए से बी में परिभाषित हो तो ए का प्रत्येक अवयव बी में अद्वितीय अवयव से संबंध बनाएगा, ये परिभाषा ने कहा था। तो ए का प्रत्येक अवयव संबंध बनाएगा तो पूरा का पूरा ए प्रांत हो जाता है, ये प्रांत हो जाता है। और जो बी है उसको सह प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सह प्रांत। यानी कि ये ए जो है प्रांत बोला जाएगा और बी क्या बोला जाएगा? सह प्रांत। ये फलन के अंतर्गत ही होता है। ये पहला समुच्चय हमेशा किसी भी फलन में प्रांत होता है, परंतु संबंध में प्रांत होना आवश्यक नहीं है। ये पीछे हम जान चुके हैं, पिछली कक्षा में भी हमने खूब पढ़ा है। देखिए, परिसर की बात आएगी तो पहले संबंध स्थापित करते हैं अवयवों के बीच में, उसके बाद परिसर की भी बात कर लेंगे। तो देखिए, ये जो है आपका फलन जो होता है एक तरह का ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर डील किसको करता है? अपने प्रांत के अवयवों को। तो ऑपरेटर में प्रांत के अवयव डाले जाते हैं, यानी कि एफ एक्स एक ऑपरेटर टाइप, एक मशीन टाइप है। ये एफ एक्स है आपका, और इसमें कौन जाएगा? इसमें प्रांत जाएगा, और प्रांत और निकल करके आएगा परिसर। और परिसर किसका उपसमुच्चय होगा? सह प्रांत का। ये बात समझ लीजिए। अच्छा, जैसे एफ ऑपरेटर हुआ, एफ में एक्स डाला, और एक्स डालने के बाद एफ ने ऑपरेशन किया, फलन ने ऑपरेशन किया और क्या बना दिया? एक्स स्क्वायर बना दिया। ये इसी तरह का काम करता है। अलग अलग नियम अलग अलग तरीके से चीज़ों को बदलते हैं। ये जो फलन है ये x को एक्स स्क्वायर बना देता है। कोई फलन होगा, मान लीजिए कोई और फलन है, उसमें x रखा तो x को बदल कर बना दे x³ + 1। तो ये डिपेंड करता है। कई बार आपने देखा होगा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है, तो वो x के आगे साइन लगा देता है। तो अलग अलग फलनों का अलग अलग व्यवहार होता है, ये नियम होते हैं फलनों के। ठीक है, तो ये फलन का नियम हो गया, बच्चों ने ये जाना। दूसरी बात, ये x देते हो तो एक्स स्क्वायर बनाता है, 0 दोगे तो क्या बनाएगा? 0 स्क्वायर, और 0 स्क्वायर कितना होता है? 0। इसका मतलब 0 का प्रतिबिंब कौन आ गया? खुद 0। 0 ने 0 के साथ संबंध बना लिया। ठीक है, -1 दिया f को, -1 डाला, वो क्या बनाएगा? उसकी प्रकृति कैसी है? स्क्वायर लगाने की। x डालते हो तो एक्स स्क्वायर लगाता है। -1 डाला, -1 के स्क्वायर लगा दिया। -1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो -1 का प्रतिबिंब कौन हो गया? 1। तो -1 किससे संबंध बना रहा है? 1 से। कर्मित युग्मों से संबंध को आप बताते हैं, नीचे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, -2 डाला, -2 का स्क्वायर बनाएगा तो 4, तो -2 किसके साथ जोड़ देगा? 4 के साथ। तो -2 जो है आपका किसके साथ जुड़ जाएगा? 4 के साथ। ये कर्मित युग्म दिखा रहा है आपका फलन में, f को इस तरह से कर्मित युग्मों के रूप में लिख रहे हैं अपन। उसके बाद 1 डाला तो 1 का स्क्वायर क्या बना देगा? 1 बना देगा। और फिर इसी तरह 2 डाला तो उसका काम फलन का क्या है? स्क्वायर लगा देना। तो 2 दोगे तो 2 के स्क्वायर लगा के भेजेगा, कितना निकाल कर देगा? 4 निकाल कर देगा। यानी कि 2 का संबंध किसके साथ बन जाएगा बच्चों? 4 के साथ बन गया। ये संबंध दिखाएगा 2 का 4 के साथ। ठीक है, अब इस यहाँ पर दिखाते हैं। 0 डाला, 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। तो ये 0 के साथ। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इस तरह से बच्चों ये संबंध को स्थापित कर रहा है, अवयवों के बीच में संबंध। अब देखते हैं फलन क्यों है ये। फलन की परिभाषा क्या कहती है? समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में अद्वितीय संबंध स्थापित कर ले। प्रत्येक अवयव, तो देखो सभी ने संबंध बनाया है क्या? 2 ने भी बनाया, 1 ने भी बनाया, 0 ने भी बनाया, -1 ने भी, 2 ने, सारे के सारे अवयवों ने संबंध बना लिया। और अद्वितीय अवयव के साथ बनाया, देखते हैं 2 ने 4 के साथ बनाया, 2 4 के साथ जुड़ रहा है, 2 4 के साथ जुड़ रहा है, 4 के अलावा किसी के साथ संबंध नहीं बना रहा है, तो अद्वितीय अवयव के साथ बनाया। 1 ने भी 1 के साथ बनाया और किसी के साथ नहीं बनाया, तो ये भी अद्वितीयता प्रतिबिंब की यहाँ आ रही है। 0 ने 0 के साथ बनाया, किसी और के साथ नहीं बनाया, तो यहाँ भी अद्वितीयता आ गई।
-1 का प्रतिबिंब कौन है? 1 है, तो -1 का प्रतिबिंब भी अद्वितीय है। -2 का प्रतिबिंब कौन है? 4 है, तो -2 का प्रतिबिंब भी क्या है? अद्वितीय है। तो यहाँ पर दोनों बातें फलन की क्लियर हो गई। प्रत्येक अवयव संबंध बनाना चाहिए था और अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए था, मतलब अद्वितीय अवयव के साथ संबंध बनाना चाहिए था। तो ये फलन क्यों है आपके समझ में आ गया होगा। और प्रांत क्या होगा आपका? A, और सह प्रांत क्या होगा आपका? B, और परिसर क्या होगा? परिसर हमेशा सह प्रांत का एक उपसमुच्चय होता है, लेकिन परिसर में सह प्रांत के वे ही अवयव आते हैं जो कि पीछे समुच्चय A के अवयवों के प्रतिबिंब होते हैं। अब बताइए A के अवयवों के प्रतिबिंब कौन कौन है? एक तो 0 है, किसका प्रतिबिंब है? 0 का। 1 है, 1 और -1 दोनों का प्रतिबिंब है। फिर 4 2 और -2 दोनों का प्रतिबिंब है। तो परिसर जो इसका लिखा जाएगा बच्चों, ये वो लिखा जाएगा, उसके अंदर एक तो प्रतिबिंब 0 बना और एक 1 बना और एक 4 बना, बस यही आपका परिसर होगा। तो परिसर को भी समझ गए होंगे। प्रांत पहला समुच्चय, सह प्रांत दूसरा समुच्चय। परिसर सह प्रांत के वे अवयव जो प्रांत के अवयवों से संबद्ध हों। किसी भी तरीके से आप इस बात को बोल सकते हैं। 11वीं क्लास में भी आपने इसके बारे में जाना होगा। यहाँ पर मैंने परिभाषित कर दिया है, देखिएगा, ये A, ये B, यहाँ पे X बोलते हैं हम, यहाँ पे Y बोलते हैं, और एक F यहाँ से यहाँ परिभाषित करते हैं। तो देखिए Y की वैल्यू कितनी आती है? Y fx के बराबर होता है। कारण क्या है? A से B में फलन f परिभाषित किया हुआ है। अब फलन एक ऑपरेटर की तरह मैंने बताया, फलन में आपने x डाला तो fx निकालता है। तो x का प्रतिबिंब fx होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? y बोल देते हैं। भाई fx को y क्यों बोलते हैं? क्योंकि x का प्रतिबिंब fx है। देखिए पिछले उदाहरण में देखिए, यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि दो का प्रतिबिंब कौन है? 4। तो f2 की वैल्यू किसके बराबर आई? 4 के बराबर। 2 तो कहाँ था? ये रहा आपका। और 2 का प्रतिबिंब कौन बना? 4। तो 2 तो हो गया आपका x, और 4 क्या हो गया? 4 किसके बराबर है? 4 के बराबर, ये देखो f2। तो यहाँ x होता तो अपन उसका प्रतिबिंब क्या लिखते? fx, जो किसके बराबर हो जाता? y के बराबर। इस तरह से हम y को क्या लिखते हैं? fx। इसका कारण ये है क्योंकि x का प्रतिबिंब y जो किसके बराबर होता है? वो fx के बराबर होता है। इस बात को मैंने यहाँ लिखा है। देखिए फलन fx को y बराबर fx लिखा जाता है। x जो a का अवयव है और y जो b का अवयव है, x का प्रतिबिंब y है, तथा y का पूर्व प्रतिबिंब कौन है? x का प्रतिबिंब कौन है? y। इस बात को तो y बिलोंग्स टू b का पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू a होता है। अब देखिए आगे नोट एक और, यदि कोई फलन f समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित है तो f का प्रांत a होगा। जो अभी बात बताई थी, पहला समुच्चय क्या होता है? प्रांत, और दूसरा समुच्चय क्या होता है? सह प्रांत। ये बात यहाँ मैंने लिख दी है। आगे परिसर के बारे में समझाते हैं आपको। परिसर के लिए देखिए, f का परिसर सह प्रांत b के उन अवयवों का समुच्चय कहलाता है जो कि प्रांत a के अवयवों से संबद्ध होते हैं, अर्थात प्रांत a के अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय। तो जैसे आपने बोला था कि यहाँ पर 1 2 3 हैं, यहाँ पे 4 5 6 7 हैं, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। इसका नाम A है, इसका नाम B है, और एक फलन f इस तरह से परिभाषित है। तो परिसर क्या होना चाहिए? परिसर परिभाषा के अनुसार प्रांत A के अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय। प्रांत A के अवयव कौन? 1 2 3। इनके प्रतिबिंब कौन? 4 और 5, 2 ही हैं। तो इनका जो समुच्चय है वही क्या होगा? आपका परिसर हो जाएगा 4 और 5। जबकि सह प्रांत क्या है? पूरा। तो यहाँ देख रहे हैं 4 5 जो है परिसर जो है, ये जो सह प्रांत है इसका उपसमुच्चय है, क्योंकि सह प्रांत में से ही तो परिसर निकलता है। तो सदैव परिसर जो होता है सह प्रांत का एक उपसमुच्चय होता है। ये नोट डाल के बात लिख दी है मैंने कि फलन f का परिसर सदैव फलन f के सह प्रांत का उपसमुच्चय होगा। अब
फलनों के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली, उसका परिसर देखा, उसका सहप्राण देखा, उसका प्राण देखा और फलन किसे कहते हैं ये परिभाषित किया। अब देखो, आपने देखा था कि फलन का व्यवहार अलग अलग होता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने लिया, ये क्या काम करता है, जो भी इसको देते हो उसके आगे स्क्वायर लगा देता है। एफ एक्स इक्वल टू आपका 2 की पावर x भी एक फलन है, चर घातांकी फलन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर घातांकी फलन। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स भी आपका एक फलन है। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। तो ये अलग अलग फलनों का अध्ययन आप लोगों ने किया है। तो अब हमें इन फलनों के बारे में एक व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे कि फलनों के बारे में हम ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। फलन किस किस तरह के होते हैं, फलन कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मैं नाम बोल रहा था, चर घातांकी फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ऊपर आपका एल्जेब्रिक फंक्शन जिसको मैं बहुपद फलन भी बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर को। तो क्या इन फलनों के बारे में हमें जानकारी नहीं होनी चाहिए कि कौन कौन से फलन होते हैं और इनको क्या क्या बोला जाता है? तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, फलनों के प्रकार, फलनों को किस किस कैटेगरी पे बांटा गया है वो हम आगे देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस यानी फलनों का वर्गीकरण हम यहाँ पर देख रहे हैं। फलनों का वर्गीकरण, इसमें सबसे पहले दो भागों में हम बांटते हैं फलनों को, बीजीय फलन और अबीजीय फलन। बीजीय फलन क्या होते हैं? जो x के रूप के फलन होते हैं ना, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन रूट x वगैरह, ये जो फलन होते हैं बीजीय फलन कहलाते हैं। अब बीजीय फलन को भी कई प्रकारों से बांटा गया है। अब बीजीय फलन को परिभाषित करते हैं। देखिए, बीजीय फलन किसे कहेंगे? बीजीय फलन ऐसे फलन जिनके नियम में चर के कई पदों के योग हो, उसके अंदर उनका पदों का, उनका अंतर भी हो सकता है, माइनस भी लग सकता है बीच में, गुणन भी हो सकता है, नहीं हो तो भी चलेगा, घात और मूलों से जो मिलकर बनते हों, बीजीय फलन कहलाते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देखोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझोगे कि एल्जेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। देखिए, चरों के रूप के योग आ गया आपका 5 और x की पावर 3 बाई, घात भी आ गई, घातों की भी बात हुई थी, गुणन भी आ गया। तो ये इस प्रकार के जो फलन बनते हैं इनको बीजीय फलन कहते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन। देखिए, नीचे एक एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा है, घात में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पूर्णांक हो, रूट लग सकता है, 1/3 भिन्नात्मक हो सकती है घात, लेकिन x के रूप के जितने भी फलन होंगे आपको दिखाई दे रहे हैं, बटे में कुछ आ सकता है ना, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? बीजीय फलन कहलाते हैं। अब बीजीय फलनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। बीजीय फलनों को भी पहचानेंगे अपन। सबसे पहला इसमें अपन बहुपद के बारे में बात करेंगे। बहुपद फलन, या मैं बोलूं इंटीग्रल फंक्शन, पूर्णांकीय फलन। तो पूर्णांकीय फलन को देखो क्या कहेंगे? पूर्णांकीय फलन, इंटीग्रल फंक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बहुपद भी कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। आपने 9वीं और 10वीं में बहुपद के बारे में जाना है। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुपद एक ऐसा बीजीय फलन होता है जिसमें जिसके प्रत्येक पद में x की घात या तो 0 हो या फिर प्राकृत संख्या हो। तो ऐसा जो बीजीय फलन बनता हुआ दिखाई देता है बहुपद होता है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो अपन कहेंगे, देखिए n यानी कि घात, स्मॉल n किसको बताएगा? घात को। तो देखिए n घात के रूप में n, n-1 वगैरह सब घात हैं। तो ये घात क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। जो गुणांक आए a0, a1, a2, an तक, ये क्या होने चाहिए? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो इनके इस प्रकार के फलन a0, x की पावर n प्लस इस तरह के जो फलन बनते हैं, इस रूप के फलन कहलाते हैं पूर्णांकीय फलन। पूर्णांकीय फलन या बोल दो बहुपद फलन। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं आपको, जैसे कि f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक बहुपद फलन है। देखिए, x की घात क्या है? नेचुरल नंबर है कि नहीं? यहाँ पर नेचुरल नंबर, या फिर x हो ही नहीं, x नहीं होगा तो उसका मतलब है शून्य घात, गुणा में x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो चर राशि की घात प्राकृत संख्या या शून्य हो प्रत्येक पद में, ये बात। तो इस रूप के फलन क्या कहलाएंगे? बहुपद फलन कहलाएंगे या पूर्णांकीय फलन कहे जाएंगे।
और देख लीजिए जी एक्स 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखिए बहुपद है। अच्छा, ये कितने घात का बहुपद है? जो अधिकतम घात दिखाई देती है चर राशि की, वो बहुपद की घात कहलाती है। आप सब कुछ पढ़कर आए हैं 9th-10th में। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये 2 घात का बहुपद है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है 3, ये 3 घात का बहुपद है। तो बच्चे ये सोच रहे होंगे सर बहुपद x के रूप में कैसे नहीं होंगे? ऐसे नहीं होंगे। देखो 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/x प्लस 1, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्वितीय पद ऐसा आ गया जिसमें चर की घात ऋणात्मक आ जाएगी। x की घात कितनी हो जाएगी? ऊपर ले जाओगे तो -1। तो क्या परिभाषा है? या तो घात क्या हो, प्राकृत संख्या, या फिर x हो ही न। x न होने का मतलब किसी पद में x की घात 0 होना। यहाँ पर x की घात 0 होगी। तो बच्चे समझ गए होंगे बहुपद को। कुछ एग्जाम्पल मैं आगे आपको देता हूँ। देखिए बहुपद, ये देखिए ये एक बहुपद है। x स्क्वायर x की घात 2, दूसरे पद में x की घात 1, तीसरे पद में x की घात 0। बिल्कुल इसने कंडीशन को फुलफिल किया, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। और कितने घात का बहुपद है? 2 घात का बहुपद। क्लियर? आगे देखो f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 लिखा तो x की घात यहाँ कितनी है? पहले पद में 1 और दूसरे पद में 0, तो मैक्सिमम घात कितनी हुई? 1। तो ये 1 घात का बहुपद कहलाएगा। बच्चों 1 घात के बहुपद को रेखिक फलन कहते हैं, क्योंकि इनके जो ग्राफ होते हैं सरल रेखीय आते हैं। आपने सरल रेखा पढ़ी थी 11th क्लास में, y इक्वल टू mx प्लस c, यही होती थी। देखिए fx को तो y बोलते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3, क्या एक सरल रेखा को प्रदर्शित नहीं कर रहा है बच्चों? कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? 1 घातीय बहुपद। 1 घातीय बहुपद का मतलब क्या हो गया? रेखीय फलन। ये याद रखिएगा, इनको लीनियर फंक्शन कहते हैं, रेखिक फलन। ठीक है, hx बराबर 5, शून्य घात का बहुपद है ये। क्यों? क्योंकि x गुणा में x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो चर राशि की घात कितनी होगी? 0। शून्य घात के बहुपद ही अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं। इनके ग्राफ आपको 11th क्लास में बताए गए थे। x एक्सिस के क्या आते हैं? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस पैरेलल आते हैं, समांतर। हमेशा अचर फलन का ग्राफ। क्यों? क्योंकि इसमें x जैसे जैसे बदलता है y का मान बदलता ही नहीं है। आप खुद ही सोच लीजिए, x 1 होगा तो भी बराबर 5 आएगा, x 2 होगा तो भी बराबर 5 आएगा, लेकिन यहाँ बदल रहा है। x बराबर 1 होगा तो x की बराबर 1 रखोगे, कितना बन जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 बना। x इक्वल टू 2 रखोगे तो कुछ और बनेगा, यानी कि 1 का प्रतिबिंब 5 है इस फलन में। 2 का प्रतिबिंब देखो, x बराबर 2 रखा, x बराबर 2 रखोगे तो यहाँ x की जगह 2 जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7, यानी कि 2 का संबंध 7 के साथ आएगा, 3 का किसी और के साथ आएगा। तो जैसे जैसे, यही तो y होता है आपका, जैसे जैसे x बदलता है इनमें y बदल जाता है। लेकिन अचर फलन में तो ऐसा नहीं होता। x बराबर 1 लोगे तो आगे x है ही नहीं, 1 रखोगे कहाँ? 5 ही रहेगा। ये तो x बराबर 2 लोगे तो भी 5 ही रहेगा। तो अचर फलन वे फलन होते हैं जिनमें x में परिवर्तन होने के साथ y में कोई परिवर्तन नहीं होता। या मैं ये कहूँ, शून्य घात के बहुपद ऐसे होते हैं जिनको अचर फलन कहा जाता है। आगे देखिए, ये 3 घात का बहुपद आ गया। तो बहुपद फलन को आप अच्छे से जान चुके होंगे। नीचे नोट डाल के लिखा है, 1 घातीय बहुपद को रेखीय फलन यानी लीनियर फंक्शन, जो मैंने यहाँ पर बात बताई आपको, और शून्य घात के बहुपद को अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ये वाला शून्य घात का बहुपद, वो आपका 1 घात का बहुपद। तो बहुपद क्लियर हो गया। तो बीजीय फलन में सबसे पहले आपने पढ़ा पूर्णांकीय फलन या बहुपद फलन। अब हम परिमेय फलन की बात करेंगे। देखिए, 2 बहुपदों का अनुपात के रूप में जो फलन निकल कर आएगा उस फलन को हम कहेंगे परिमेय फलन। ये भी बीजीय फलन का ही एक भाग है, एक रूप है। तो परिमेय फलन भी 2 प्रकार के होंगे आगे चलकर, एक उचित परिमेय फलन
और एक विषम परिमेय फलन, इनको हम समझते हैं। देखिए, परिमेय फलन रेशनल फंक्शन इंग्लिश में बोला जाता है आपका, ठीक है। वह बीजीय फलन जिसका नियम दो बहुपदों के अनुपात के रूप में हो, मतलब अंश में भी बहुपद हो और हर में भी बहुपद हो, ऐसा फलन परिमेय फलन कहलाएगा। ठीक है, देखो अंश में 3x² + x + 1 एक बहुपद आ गया। कितने घात का बहुपद है अंश में? देखिए 2 घात का। कितनी घात का? 2 घात का। और हर में कितने घात का है? देखिए ये आपका 1 घात का बहुपद है। बहुपद का अनुपात हुआ तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? फलन को क्या बोलेंगे? परिमेय फलन। और परिमेय फलन में उचित विषम परिमेय फलन लिखा हुआ है। विषम क्यों बोल रहे हैं इसको? देखिए, अगर हर के बहुपद की घात अंश के बहुपद से अधिक हो तो उचित परिमेय फलन होता है। मैं दोबारा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हर के बहुपद की घात ज़्यादा हो अंश के बहुपद से तब तो उचित परिमेय फलन कहा जाएगा, और ऐसा नहीं हो तो विषम परिमेय फलन कहलाएगा। ऐसा न होने का मतलब है या तो अंश और हर के बहुपद की घात बराबर हो या अंश के बहुपद की घात हर के बहुपद से अधिक हो। तो अंश के बहुपद की घात हर के बहुपद के घात के बराबर या अधिक हो तो ऐसा फलन विषम परिमेय फलन कहलाता है। देखिए ये 2 घात, ये 1 घात किसकी ज़्यादा हुई? अंश की, इसलिए इसको बोला विषम परिमेय फलन। ठीक, नीचे देखते हैं इसकी घात कितनी है? 2 घात। 2 घात का बहुपद है अंश में। नीचे में कितने घात का बहुपद है? 3 घात का बहुपद है बच्चों, है ना। ऊपर अंश के बहुपद की घात कम है, हर के बहुपद की घात ज़्यादा है। उचित परिमेय फलन, ऐसे परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन कहते हैं। अंश में अचर फलन आ गया। अचर फलन की घात कितनी होती है? 0, क्योंकि इसके गुणा में x की पावर 0 लिखा जा सकता है, तो ये 0 घात। और नीचे वाले की घात बताओ x की कितनी हो गई? 1 घात। तो बताओ किसकी ज़्यादा हुई? हर के बहुपद की घात ज़्यादा हुई। ऊपर अचर बहुपद है, नीचे रेखिक बहुपद है। बहुपद बटा बहुपद मतलब परिमेय फलन तो होगा, लेकिन हर के बहुपद की घात ज़्यादा है इसलिए उचित परिमेय फलन होगा। तो उचित परिमेय फलन और विषम परिमेय फलन को समझ गए होंगे। परिभाषित कर रहा हूँ उचित परिमेय फलन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन वह परिमेय फलन जिसके अंश में बहुपद की घात, ध्यान दीजिएगा, अंश में बहुपद की घात हर में बहुपद की घात से कम हो। अंश के घात हर से कम हो तो उचित परिमेय फलन, जैसे कि एग्जाम्पल ये यहाँ पर 1 घात, यहाँ पर 2 घात, तो इसको बोलते हैं उचित परिमेय फलन। विषम परिमेय फलन देखिए, विषम परिमेय फलन में क्या होगा? या तो बराबर होगी या अंश की ज़्यादा होगी। तो देखिए ये रहा 2 घात, इसकी भी 2 घात बराबर, अंश के बहुपद की और हर के बहुपद की घात बराबर आ गई। इसका मतलब परिमेय फलन कौन सा होगा? आपका विषम परिमेय फलन होगा। ये देखिए ऊपर 3 घात, नीचे 1 घात, अंश के बहुपद की ज़्यादा घात है इसलिए कैसा होगा? विषम परिमेय फलन। तो आपने देखा उचित परिमेय फलन और विषम परिमेय फलन। तो इस तरह से हम फलनों के वर्गीकरण को आगे भी पढ़ेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम इससे आगे और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।